हाउ आर यू ऑल? सभी लोग ठीक हैं? Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Only 7 students have joined. How many were present in previous? I think 10 students were present. पिछली क्लास में 10 प्रेजेंट थे. चलिए कोई बात नहीं, we can start now. So in our previous class we were discussing on T beams. T beams start किया था हम लोगों ने एंड वी वेंट थ्रू कि क्या होती है टी बीम और कहाँ पे बनती है. इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने कि टी बीम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, विड्थ ऑफ फ्लेंज किसको बोलेंगे, डेप्थ ऑफ वेब किसको बोलेंगे, डेप्थ ऑफ फ्लेंज किसको बोलेंगे, थिकनेस ऑफ वेब क्या होगा, थिकनेस ऑफ फ्लेंज क्या होगी. ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे, इफेक्टिव विड्थ क्या होगी, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैसे फाइंड करेंगे, आईएस कोड के हिसाब से इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज का फार्मूला क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखी थी, है ना. अगर आपको याद हो तो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था दैट वाज अबाउट इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, दैट इज बी एफ. टी बीम के लिए फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, दैट बी एफ इक्वल्स एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ. सिमिलरली एल बीम्स के लिए मैंने लिखवाया था बी एफ इक्वल्स एल नॉट अपॉन 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 इंटू डी एफ एज पर आई एस 456/2000 क्लॉज नंबर 23.1.2. यहाँ तक हुआ था. यू कैन Yes, चेक sir. एज Yes, वेल. sir. Yes, था हम लोगों ने ना. अब देखिए, yes, अब sir. Yes. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ टी बीम्स कि भाई टी बीम्स की हम एनालिसिस कैसे करते हैं. अब एनालिसिस से मेरा क्या मतलब है, व्हाट डज दिस वर्ड एनालिसिस मीन्स. हम टी बीम की एनालिसिस करेंगे मतलब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि उसमें न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा है, कंप्रेशन जोन किधर की तरफ है, टेंशन जोन किधर की तरफ है, कंप्रेशन जोन में उसका बिहेवियर कैसा है, टेंशन जोन में उसका बिहेवियर कैसा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. फिर उसके बाद टी बीम्स में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे और फिर उसकी डिजाइन कैसे करेंगे. बेसिकली हमें अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मालूम हो तो हम उसकी डिजाइन कर सकते हैं. तो जो बेसिक मुद्दा है एनालिसिस का वो यही है कि टी बीम्स के सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे. क्या इसमें भी कोई बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन आता है, कैसा होता है. रेक्टेंगुलर के केस में हमने देखा था बैलेंस सेक्शन होता है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा और ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा. तो सिमिलरली टी बीम्स के भी केस में ऐसा ही कुछ होता होगा, है ना. चलिए, सो विदाउट डिलेइंग वी कैन स्टार्ट नाउ. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So our today's topic is analysis of T beams. अगर आप IS कोड के क्लॉज को देखें तो क्लॉज G2 ऑफ IS 456/2000 डील्स विद दिस एनालिसिस ऑफ टी बीम्स. एक बार हम लोग इसको पूरा पढ़ लें, देन उसके बाद IS कोड के रेफरेंस से भी इस क्लॉज को स्टडी करेंगे. IS कोड को मैं ओपन करूंगा और उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वहां से भी इसको अपने टॉपिक को रिलेट करेंगे हम लोग. ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ टी बीम्स की. तो अगर हम एनालिसिस ऑफ टी बीम्स की बात करें तो जैसा हमारा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन होता था, सबसे पहले हमारा काम उसमें क्या होता था, टू डिटरमाइन द न्यूट्रल एक्सिस. भाई यहाँ पर जो भी लोड लग रहा होगा, इस लोड की वजह से एक कंप्रेशन जोन और एक टेंशन जोन बनता है, एज वी आर ऑल फेमिलियर विद इट, है ना. तो इस Yes, टेंशन sir. कंप्रेशन की वजह से बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आता होगा जो कि हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस होगा. अब देखो क्या होगा, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, इस टी बीम में दो कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से,
पहला है फ्लेंज और दूसरा है वेब। तो या तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर सकता है या तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई कर सकता है। दो बातें होंगी यहाँ पे, होंगी ना। हियर वी हैव टू केसेस कि न्यूट्रल एक्सिस हमारी फ्लेंज में भी हो सकती है, वेब में भी हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ऑब्वियसली है, ऐसा हो सकता है। तो अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज कि न्यूट्रल एक्सिस या तो फ्लेंज में या तो वेब में होगा। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू क्राइटेरिया। अब यहाँ पर दो केसेस बन जाएंगी ना। पहला केस ये कि न्यूट्रल एक्सिस, इसकी एनालिसिस तब जब न्यूट्रल एक्सिस हमारी कहाँ पर हो, फ्लेंज में हो। और दूसरा केस तब जब न्यूट्रल एक्सिस हमारी वेब में हो। होगा ऐसा, दो केस जनरेट होंगे। सो लिखिए, यस सर। लिखिए कंसीडर अ टी बीम, consider a T-beam having flange width small bf, having flange width small bf, web width small bw, web width small bw, flange thickness small d, capital df, flange thickness capital df, as shown in figure below, as shown in figure below. As shown in figure below. The beam is reinforced with area of steel equals to AST in tension zone. The beam is reinforced with area of steel equals to AST in tension zone. Okay? जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, width of flange BF, depth of flange DF, width of web BW and area of tensile steel is AST here. Okay? तो यही चीज मैंने लिखवाया कि एक फिगर कंसीडर करिए ऐसा। नाउ ड्रॉ दिस फिगर। फिगर आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, इसको ड्रॉ कर लें। Is the figure visible to everyone? यस सर। Yes, sir. Do I यस need सर। to more? You can zoom in and zoom out your screen from your end as well. Draw the figure immediately. डूइंग सर। Okay.
Tell me when you get done. सर स्ट्रेस स्ट्रेन भी बनाना है सर अभी? ये सारा बना ले, फिर उसको डिस्कस करते हैं। यस सर। Is it done, student? फिगर ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? डूइंग सर। जल्दी से ड्रॉ करें, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, लेट्स सी द फिगर। यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में लाई कर रही है टी बीम के। सो व्हाट डज दिस मीन्स? हियर इफ वी गो थ्रू द वैल्यूज, सो वी कैन से कि ये कंडीशन तब अराइज होगा जब हमारा डी एफ ग्रेटर देन होगा एक्स यू से। देखिए डेप्थ ऑफ फ्लेंज क्या है? डी एफ। और अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ यानी कि एक्स यू इस डी एफ से कम हो, तभी ये केस होगी कि ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करेगा, है ना? ऐसी बात, ऐसा तभी होगा अगर हमारा एक्स यू डी एफ से ज्यादा होगा तो कहाँ लाई करेगा? वेब में लाई। तो दिस फर्स्ट केस इज अबाउट व्हेन एक्स यू इज लेस देन डी एफ, है ना? when xu is less than df। तो ये पहला केस कौन सा बना हमारा कि अगर हमारा xu जो है that is less than capital DF। is this clear? when xu is less than df इस केस में क्या होगा? in this case neutral axis will lie in flange। ओके, जब हमारा XU लेस देन DF होगा तो न्यूट्रल एक्सिस हमारी फ्लेंज में लाई करेगी। अब जब ऐसा केस हो XU लेस देन DF, उस केस में उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? फॉर दिस योर IS कोड सेज, IS कोड क्लॉज नंबर G2 इज फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेंज सेक्शन। ठीक है, आप देखेंगे पेज नंबर 96 पर क्लॉज नंबर G2 दिया हुआ है फॉर डिजाइनिंग ऑफ फ्लेंज सेक्शन। उसमें G2.1 जो लिखा है वहां पर लिखा हुआ है फॉर XU लेस देन DF द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस may be calculated from the equation given in clause G1.1। अब समझते हैं इस बात को, जरा इस लाइन को समझते हैं। आईएस कोड में ये बोला गया कि अगर ये कंडीशन आती है कि XU हमारा लेस देन है DF से, तो उस केस में सारे वही फॉर्मूले अप्लाई होंगे
जो क्लॉज G1.1 में है। क्लॉज G1.1 क्या है? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जो कि रेक्टेंगुलर सेक्शन की हो, उसकी डिजाइन के लिए। तो वही सारी चीजें यूज होंगी इस केस में। मतलब समझ में आया कि अगर ऐसा हमारा फिगर है तो सारी चीजें वही यूज होंगी। मतलब जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम था पहले रेक्टेंगुलर के केस में, दैट विल बी सेम। जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम था, जो स्ट्रेस डायग्राम था, दोनों ही सेम होंगे। सो हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम द सेम स्ट्रेन डायग्राम हैज बीन क्रिएटेड हेयर। जो स्ट्रेन डायग्राम हम लोगों ने सिंगली reinforced beam of rectangular section के लिए पढ़ा था, topmost fiber was having a strain of 0.0035। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया थी इसके सेंट्रॉइड पर यहाँ पर 0.002 और फिर नीचे की तरफ 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 है ना। देन हम लोगों ने प्रीवियसली ये भी पढ़ रखा था कि जो स्ट्रेस कर्व होगा वो पैराबोलिक होगा A टू B, देन B टू C जो है एकदम स्ट्रेट लाइन से वेरी करेगा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर। तो वही सेम जो है वेरिएशन स्ट्रेस डायग्राम का यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और इसका जो सेंटर होगा या सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा 3/7 ऑफ U होगा यहाँ C से B तक, और B से A तक डिस्टेंस होगा 4/7 ऑफ XU, यानी कि 0.42 XU। और इसका एरिया के लिए भी हम लोगों ने जो पहले से फॉर्मूला पढ़ रखा था, द सेम फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ दिस पैराबोलिक सेक्शन विल बी यूज्ड। ओके, मतलब इन सारे पैरामीटर्स को देखें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा। ओके, यस सर। वही सेम होगा। यानी कि अब इस केस में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैन बी फाउंड बाई XU equals 0.87 FY AST upon 0.36 FCK B into FCK into B। ये फॉर्मूला था इन सेक्शन G1.1। तो वही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर XU अपॉन D का जो फॉर्मूला था वहां पर, वही फॉर्मूला यूज करके हम सेम यूज करेंगे और निकालेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बस यहाँ पर फर्क क्या आएगा, B की जगह पर क्या हो जाएगा, B कितनी है, BF दिस एंटायर विड्थ। ओके, तो B की वैल्यू बस जो है वो हो जाएगी BF। तो यू कैन सी G1.1 में A का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो, वही मैं फिर से लिख देता हूँ। न्यूट्रल एक्सिस विल बी टेकन एज XU अपॉन D इक्वल्स 0.87, ये फॉर्मूला सभी को याद भी हो चुका होगा, FY इंटू AST होल अपॉन 0.36 FCK into B into D। Now this B will be width of flange। okay, BF into D। तो ये हो गया XU max, XU के लिए फॉर्मूला। सिमिलरली XU max अपॉन D जैसे निकालते थे वैसे ही निकालोगे आप, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम XU max और XU को कंपेयर करेंगे। इफ XU इज लेस देन XU max आता है हमारा, इफ XU इज लेस देन XU max तो हमारा सेक्शन कौन सा होगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा। यस सर। XU लेस देन पॉइंट B ऑफ G1.1, यू कैन सी XU max। फिर उसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा लगाएंगे इसके लिए, MU इक्वल्स, इन दिस केस वी विल यूज MU इक्वल्स 0.87 FY ASTD माइनस 0.42 XU। मतलब जो हम सिंगली रिइंफोर्स के केस में रेक्टेंगुलर के लिए लगाते थे, अंडर इन्फोर्स के केस में वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। देन अगर XU बराबर XU max होगा, इफ XU इक्वल्स XU max तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, चाहे जो भी फॉर्मूला यूज कर ले, स्टील के करस्पॉन्डिंग या कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग, यानी MU इक्वल 0.36 FCK B इंटू XU मैक्स D माइनस 0.42 XU, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चाहे तो MU इक्वल्स 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU मैक्स, दोनों ही यूज कर सकते हैं और करते भी आए हैं, है ना। देन तीसरा केस क्या होगा, XU ग्रेटर देन XU मैक्स, तो ये क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड डिजाइन। इसको हम करते ही नहीं है, कोड डज नॉट अलाउ। इस केस में हम XU बराबर XU मैक्स लेके कर सकते हैं डिजाइन, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना। गॉट इट।
यस सर। तो ये कौन सा केस था? पहला केस था जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा हो, फ्लेंज में। उसमें भी 3 केसेस बने। इस पहले केस में कितने केस बने? 3 केस, अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड और बैलेंस। अब दूसरा केस क्या है हमारा? दूसरा केस क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रही हो? वेब में, है ना? Yes, तो द sir. केस सेकेंड लिख लीजिए, केस सेकेंड, केस टू। केस टू क्या है? when the neutral axis lies in web। केस फर्स्ट क्या था? न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लेंज। केस वन है न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लेंज, और केस टू है अब न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन वेब। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो फिगर मैंने शो किया हुआ है, इसमें हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहां पर लाई कर रहा है? वेब में। यानी कि कंडीशन क्या बनी हमारी? जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है यानी कैपिटल डी इंटू एफ, डी एफ जो है वो लेस हो गया एक्स यू से। कंडीशन ये बनी। क्या ये कंडीशन बन रहा है यहाँ पे? डी एफ इज लेस देन एक्स यू। हियर यू यस कैन सर। सी एज वेल, एक्स यू यहाँ से यहाँ तक पूरा है और डी एफ बस यहाँ से यहाँ तक है। इट मीन्स डी एफ इज लेस देन एक्स यू। क्लियर है? अब इसकी एनालिसिस को देखा जाए अगर, तो इसकी एनालिसिस 2 पार्ट्स में तोड़ के करी गई। पहला ये कि ये जो कंप्लीट हमारा सेक्शन है इसको हम तोड़ सकते हैं एक सिंगल रेक्टेंगुलर बीम वन। पार्ट वन दिख रहा है आपको? दिख रहा है? Yes, एक sir. बीम जिसमें ऊपर की तरफ कंप्रेशन, नीचे की तरफ टेंशन हो रही है, इफेक्टिव डिप्थ स्मॉल डी और विड्थ जो है बी डब्ल्यू। इस पूरे टी बीम में से अगर इसको निकाल लिया जाए तो बाकी जो पोर्शन बचा, एरिया इधर और इधर का, जो एडिशनल कंक्रीट आ रही थी इसमें, वो पार्ट टू हो गया। अब ये पार्ट टू कितना हो गया? टोटल बी एफ जो था उसमें से ये बी डब्ल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना? ये दोनों मिला के कुछ होगा इतना, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ। तो 2 बीम्स बनी। एक बीम ऐसा जो कि जिसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों हो रहा है, एक बीम ऐसा जिसमें केवल कंप्रेशन हो रहा है और जिसकी एरिया डी एफ इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू होगा। होगा? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब यहां पर भी केसेस होंगे। अब यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए अगर हम लोग स्ट्रेस कर्व को अपने, तो जो हमारा स्ट्रेस कर्व है एज वी ऑलरेडी नो किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, कुछ दूर तक पैराबोलिक होता है एंड आफ्टर दैट उस पैराबोलिक के बाद स्ट्रेट लाइन होता है। होता है? होता है ना? यस यस और नो? सर। होता है ना? तो हम लोगों ने ये देखा था प्रीवियसली, अगर देखें तो क्या था, जहां तक ए से बी तक पैराबोलिक था, ए से बी तक पैराबोलिक था जब, तो ये डिस्टेंस है 4/7 एक्स यू। डिस्टेंस कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से? ये 4/7। और ऊपर से ये जो स्ट्रेट है इसकी डिस्टेंस होती है 3/7 एक्स यू। ये ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है? 4/7 एक्स यू एंड 3/7 एक्स यू। ये डिस्टेंस कौन कौन सी है? एक पैराबोलिक वाले हाइट की और एक स्ट्रेट वाले हाइट की। सिमिलरली जब हम इस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहां पर भी क्या होगा, जब हम सेकेंड केस को देखेंगे तो इसमें भी केसेस बनेंगे। पहला केस तो ये बनेगा, इसमें भी 2 तरीके के केसेस आएंगे फर्दर। जैसे अंडर इन्फोर्स बैलेंस और ओवर इन्फोर्स था, तो ओवर इन्फोर्स हम लोग डिजाइन ही नहीं करते हैं, तो कोर्ट ने इसमें मना ही कर दिया कि ओवर इन्फोर्स की बात नहीं करेंगे। एक हमारा अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा, एक बैलेंस सेक्शन होगा। ठीक है? पहले तो ये 2 क्लास बनेंगे हमारे, होगा ना? अंडर इन्फोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन कब होगा इस केस में हमारा? जब एक्स यू मैक्स एक्स यू के बराबर होगा। ये एक्स यू जो भी निकल के आ रही है यहाँ फिगर में, ये एक्स यू अगर हमारे एक्स यू मैक्स के बराबर होगी,
तो हमारा सेक्शन कैसा होगा? बैलेंस सेक्शन होगा। तो इस केस 2 में 2.1 लिख सकते हो आप। केस 2 में 2.1, केस नंबर 2.1 क्या है? व्हेन XU बराबर XU मैक्स। ठीक है, ये कब है XU बराबर XU मैक्स? केस 2 का, यानी कि व्हेन XU इज ग्रेटर देन DF। XU लेस देन DF में ये वाला केस पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, अभी यस बताया। सर। अब ये वाला कौन सा है? व्हेन XU बराबर XU मैक्स इफ XU इज ग्रेटर देन DF। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हमारा सेक्शन जो है बैलेंस सेक्शन होगा। राइट इट डाउन, देन द सेक्शन विल बी अ बैलेंस सेक्शन। सेक्शन कैसा होगा? बैलेंस सेक्शन होगा। अब देखिए, इसमें भी, इस बैलेंस सेक्शन में भी फर्दर और केसेस होंगे। समझते हैं जरा ध्यान से। देखिए, कई सारे केसेस के अंदर केसेस बनते जा रहे हैं, तो अब समझिएगा। अब यहां पर क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रेस कर्व था, देखो न्यूट्रल एक्सिस जो है यहां पर लाई कर रहा है, ये और नीचे भी जा सकता है, और नीचे भी जा सकता है। वी कैन नॉट से कि कहां पर होगा, है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना, अलग अलग सेक्शन में कहीं पर भी लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये हो सकता है कि जो मैंने अभी स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर बताया आपको, यानी कि A से B तक पैराबोलिक, B से C तक स्ट्रेट लाइन, ऐसा हो सकता है क्या कि B से C वाला जो है, ये B टू C, ये पूरा हो जाए इस थिकनेस के बराबर? हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। या ये से नीचे हो जाए, मतलब ये जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक है, समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेस ब्लॉक बना रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि ये जो रिक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना एक रिक्टेंगुलर सेक्शन बन रहा है, यस सर। वो या तो, अब इसमें केस ये बनेगा, लिखिएगा केस ए, इसका केस ए लिख सकते हैं। व्हेन XU बराबर XU मैक्स, XU बराबर XU मैक्स यानी कि बैलेंस सेक्शन है ये जो चल रहा है, ठीक। अब उसके अंडर में XU ग्रेटर देन DF, XU ग्रेटर देन DF है ही, ठीक है। और उसके बाद भी जो हमारा DF है, DF इज लेस देन इक्वल्स टू 3/7 XU। DF इज लेस देन इक्वल्स टू 3/7 XU हो सकता है। DF इज लेस देन और इक्वल्स टू 3/7 XU। समझे इसको? फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर से समझते हैं। देखिएगा क्या लिखवाया मैंने, XU मैक्स बराबर XU। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेक्शन कैसा है? बैलेंस सेक्शन है। उसके बाद क्या लिखवाया? XU ग्रेटर देन DF। XU ग्रेटर देन DF का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई कर रही है। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? यस सर। ये दो। तीसरा क्या लिखवाया? DF लेस देन इक्वल्स टू 3/7 XU। अब जरा इसको समझ लेते हैं। जो लिखा है उसको समझिएगा। DF लेस देन इक्वल्स टू 3/7 XU, ये लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? फिगर में देखिए, DF क्या है? यहां से यहां तक, है ना, और 3/7 XU क्या है? ये जो रिक्टेंगुलर पोर्शन है ये। तो अगर DF लेस देन 3/7 XU है या इक्वल है, तो क्या होगा? ये जो रिक्टेंगुलर सेक्शन है वो इसके बराबर हो सकता है अगर इक्वल हुआ तो, है ना, फ्लेंज के बराबर होगा इक्वल हुआ तो। और DF यस कम सर। हुआ तो ये रिक्टेंगुलर सेक्शन और नीचे आ सकता है, फ्लेंज से भी ज्यादा हो सकता है ना। यस सर। क्लियर?
और दूसरा केस क्या बनेगा, DF ग्रेटर देन 3/7 XU, है ना, DF ग्रेटर देन 3/7 XU होगा ये। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और। यहां तक क्लियर है कि कंडीशन क्या बनी बैलेंस सेक्शन में, दो फर्दर कंडीशन कौन कौन सी बनी बैलेंस सेक्शन में, दो फर्दर कंडीशन ये बनी कि एक तो ये जो रिक्टेंगुलर पोर्शन है स्ट्रेस ब्लॉक का, ये रिक्टेंगुलर पोर्शन पूरा का पूरा फ्लेंज के बराबर हो या फ्लेंज से ज्यादा हो, पहला केस। दूसरा केस फ्लेंज से कम हो सकता है ऐसा। मतलब हमारा ग्राफ जो है कुछ ऐसे होगा, दो कंडीशंस में बन रहा होगा। एक बार ऐसे बन रहा होगा, इस फ्लेंज के बराबर ऐसे, ए से बी, बी से सी, ठीक है। दूसरी बार कुछ ऐसे बन रहा होगा, समझ में आया? इतनी सी ही बात है, ये दो बातें हैं, ऐसे लिखवाया है मैंने, समझ में आया? यस सर। अब जरा ये 3/7 XU को समझते हैं क्या था। 3/7 XU यहाँ पर था ना डिस्टेंस, 3/7 XU, 3/7 XU को हम लिख सकते हैं 3/7 इंटू 0.48 इंटू डी, लिख सकते हैं क्या? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/7 इंटू 0.48 इंटू डी। कैन वी राइट? यस सर। लिख सकते हैं बड़े आराम से। यस, वी नो द फॉर्मूला 0.48 डी होता है ये, ठीक है। तो कितना आया सॉल्व करके ये? कितना आया सॉल्व करके? 0.205। यस, 0.2 टाइम्स ऑफ डी, ये आया यस सर। 0.2 टाइम्स ऑफ, यानी कि ये क्या था, डीएफ का कंपैरिजन कर रहे थे ना कि डीएफ लेस देन इक्वल्स टू इसके, है ना। तो यहां से मिला हमें डीएफ लेस देन या इक्वल्स टू 0.2 टाइम्स ऑफ डी, 3/7 इंटू 0.48 इंटू डी कर लिया तो ये मिला। और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं कि डीएफ अपॉन डी लेस देन इक्वल्स टू 0.2, ये हमारा पहला वाला केस हो गया, ये वाला लेस देन इक्वल्स टू 3/7 XU वाला, है ना। यस सर। और दूसरा वाला केस जो था वो ये ग्रेटर हो जाएगा 0.2 से। तो अब जो है इसको हम इसी दोनों केस को ऐसे लिखेंगे कि पहला केस क्या, बैलेंस सेक्शन हो, बैलेंस सेक्शन का मतलब XU मैक्स बराबर है XU के और XU ग्रेटर है DF से, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस वेब में है। इस केस में अगर हमारा DF अपॉन डी लेस देन इक्वल्स टू 0.2 है तब, और दूसरा DF अपॉन डी ग्रेटर देन 0.2 है तब, दो केसेस, ठीक है। इस बैलेंस सेक्शन में दो केस समझ में आ रहे हैं कौन कौन से? यस समझ सर। में आया? अब जरा सा मैं इस फिगर को रोक के आईएस कोड पे चलूंगा। देखिए मैंने आईएस कोड का क्लॉज G2 खोला हुआ है, दिख रहा है आपको? यस सर। अब यहाँ पर क्लॉज G2 पॉइंट, एक एक क्लॉज अब पढ़ते चलते हैं। G2.1 जो है पढ़ा हमने क्या था कि अगर XU लेस देन DF होगा तो सिंगली रिइंफोर्स की तरह जैसे डिजाइन करते थे कर लेंगे। सेक्शन ए, केस ए जो पढ़ा था, केस फर्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, वो हो गया क्लॉज G2.1, ठीक। फिर क्लॉज G2.2 आपको दिख रहा होगा, G2.2 यहाँ पर है। G2.2 में क्या है, एक सेकेंड रुकिए, यस, G2.2 में देखिए क्या है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
of the section may be obtained by the following equation when the ratio dt upon d does not exceed 0.2. समझ में आया ये? समझ में आया क्या कि df अपॉन d अगर 0.2 से ज्यादा नहीं है तब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया अभी जो मैंने समझाया आपको, ये 0.2 कहां से आया बताया था ना? यस सर। तो पहला केस ये बना कि अगर df अपॉन d 0.2 से, ये तो पहला केस अलग हो गया, xu इज लेस देन df। अब जब xu लेस देन df नहीं है तब क्या होगा, df अपॉन d अगर 0.2 से कम है, डज नॉट एक्सीड कर रहा है, तब ये वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो लिख लीजिए फॉर्मूला ये, व्हेन df अपॉन d, क्या लिखना है आप लिखिए केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में लिखिए, केस नंबर 2 लिखे थे उसमें केस नंबर 2 में 2.1 लिखिए, केस नंबर 2.1 उसके अंदर लिखिए इफ xu max इज इक्वल्स टू xu कॉमा कॉमा सर xu रिपीट कर ग्रेटर देन df। हाँ राघवेंद्र, सर रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट करूंगा, xu max इज इक्वल्स टू xu मतलब बैलेंस सेक्शन है ना, xu max xu के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस सेक्शन। व्हेन xu max is equals to xu comma xu greater than df, xu greater than df, xu greater than df का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन वेब and capital df upon small d is less than equals to 0.2, capital df upon d upon small d is less than equals to 0.2। तो in this case from IS code clause number G 2.2 क्या मिला हमें, mu इक्वल्स ये फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला नोट कर लें। क्लियर है सभी को यहां तक? df अपॉन d ही क्यों लिया गया है ये समझ में आ रहा है ना, df अपॉन d का रेशियो लेने का मतलब क्या है, df अपॉन d 0.2 लेने का मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे उस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के स्ट्रेस ब्लॉक के वेरिएशन से है, जो अभी मैंने थ्योरी में पूरा समझाया है ना, कि वो स्ट्रेस का वेरिएशन फ्लेंज में है या फ्लेंज के नीचे है ना, वहां से ये पैरामीटर आया है df अपॉन d और इसका रेशियो 0.2 है ना। यस Yes, सर। sir. ठीक, चलिए इतना समझ गए, देन वेरी गुड। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं दूसरा वाला क्लॉज df अपॉन d ग्रेटर देन 0.2 का। ओके, इज इट डन? यस सर। नाउ इसी के बाद अब आगे देखिए सेकंड केस क्या बनेगा, इसी वाले केस में केस 2 का बी पार्ट क्या होगा, जो हमारा xu max है xu के बराबर है यानी कि सेक्शन बैलेंस्ड है, xu ग्रेटर है df से यानी कि न्यूट्रल एक्सिस वेब में है, और df अपॉन d ग्रेटर देन 0.2 है, दूसरा केस यही बनेगा ना,
सो राइट डाउन केस 2 का बी पार्ट, केस 2 बी पार्ट क्या होगा ये, when xu max is equals to xu, write it down, when xu max is equals to xu comma xu is greater than df, xu is greater than df and df upon d, capital Df upon small d is greater than 0.2, df upon d is greater than 0.2, तब देखिए हमारा आईएस कोड का क्लॉज नंबर G2.2.1 यहां पर लिखा हुआ है when the ratio df upon d exceeds 0.2, है ना, then the moment of resistance of the section may be calculated by the following equation. We will use this formula to determine moment of resistance in such case. Okay. अगर आपके पास आईएस कोड है तो आप ओपन कर सकते हैं इसको, लास्ट में एनेक्स्चर जी गिवन है पेज नंबर 96 एंड 97 पे, देयर यू कैन गो एंड सी दिस वैल्यूज. ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस. When the ratio df upon d exceeds 0.2, the moment of resistance of the section may be calculated by the following equation. Okay. सर इसमें बी एफ माइनस वी डब्ल्यू के बाद सर वाई एफ लिखा हुआ है सर. यस, मैं एक बार इसको डिक्टेट कर देता हूँ फॉर्मूले को, आप लिख सकते हैं. mu equals 0.36 xu max upon d, then in bracket 1 minus 0.42 xu max upon d, then bracket closed, fck bw width of web into small d square plus 0.45 fck bf minus bw into yf in bracket d minus yf upon 2. अब यहाँ पर ये yf क्या है इसको लिखेंगे, दिस इज yf, वेयर yf इक्वल्स टू, एक अलग से टर्म आया yf, वेयर yf इक्वल्स टू, here it is given 0.15 xu plus 0.065 df, 0.15 xu plus 0.65 df. Okay, but it should not be greater than df, it should not be greater than df. Okay, यस सर. so this was all about the balance section of T-beam when the neutral axis is lying in the web. अभी हमने न्यूट्रल एक्सिस जब लाई कर रहा हो वेब में, उस केस में बैलेंस सेक्शन को ही देखा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन रह गया, है ना. दो कंडीशन, पहला कंडीशन बैलेंस सेक्शन, दूसरा अंडर इन्फोर्स. तो फटाफट हम लोग अंडर इन्फोर्स का भी सेक्शन देख लेते हैं. अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा कब, जब xu max ग्रेटर देन xu होगा, xu max ग्रेटर देन xu. इट मींस व्हाट, हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ लाई कर रहा है, वेब में, है ना. xu max is greater than xu, it means neutral axis is in the web.
और अंडर इन्फोर्स्ड कब होगा? जब XU जो है बड़ा होगा DF से, सॉरी XU जो है हाँ बड़ा होगा DF से, तब अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन होगा। लिखवाया ना अभी? गेटिंग इट? तो यहां पर देखिएगा कंडीशन सेम लिखी हुई है, व्हेन XU max is greater than XU is greater than DF, इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन। टी बीम का अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन है कब? जब न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है हमारा वेब में, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे? द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मे बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन गिवन इन G2.2। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसा G2.2 में दिया हुआ है, देख लेंगे अभी उसको। when df upon xu does not exceed 0.43, जब df upon xu हमारा यहाँ पर एक टर्म आता है 0.43, जैसे इधर 0.2 आ रहा था वैसे ही, तो उससे एक्सीड ना कर रहा हो तब 2.2.1 वाला लगाएंगे, अदरवाइज दूसरा वाला लगाएंगे। मतलब एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा क्लियरली विद फॉर्मूले। देखिएगा, जब हमारा अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी अंडर इन्फोर्स सेक्शन है किस केस का? जब न्यूट्रल एक्सिस हमारा वेब में लाई कर रहा है, तो उस केस में हम यूज करेंगे G2.2 को। G2.2 यानी कि ये वाला वैल्यू, अंडर इन्फोर्स का प्रीवियस वाला जो अभी यूज किया था, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर Yes, टू? sir. तो अब दैट्स ऑल अबाउट इस। अब इसको न्यूमेरिकल में जब करेंगे तो कौन सा कब यूज करना है थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाइड वे में समझ पाएंगे। अभी तो केवल वैल्यूज से समझा कि इतना आएगा तो ये, इतना आएगा तो ये, लेकिन जब हम लोग इसको न्यूमेरिकल के थ्रू कर रहे होंगे देन एक्चुअली वी विल बी गोइंग थ्रू दिस, तो तब हमें और क्लियरली समझ में आएगा। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ टी बीम। ओके, आई यस होप सर। वन इज क्लियर विद दिस ऑल। सभी को सारी चीजें समझ में आई हैं? यस सर। यस सर। किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं है?